स्टूडेंट्स हमारी किताबें पढ़ते हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन जैसे आप आज बैठे हैं हमसे रूबरू होते हैं। आप ये सोचिए कि इन्हीं रूम्स में ये बच्चे पढ़ेंगे। वो रूम्स जिसमें 300-400 बच्चे बैठते हैं, वहां सामने खड़े टीचर को एक स्टूडेंट का नाम भी नहीं पता होता है। कुछ बच्चे आसपास खेलते मिलते हैं। हमारी लाइफ वैसी क्यों नहीं है? हमें स्कूल भी जाना है, सुबह शाम को कोचिंग भी जाना है। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो। क्यों पढ़ना? महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टडीज? उन्हें लगा वो वापस आ जाएंगे दिन तक लौट करके। घोड़े पर सवार होकर निकलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, बहुत दूर पहुंच गए। और तीसरे बच्चे से जब पूछा तो उसने कहा, राजा मुझे बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, मुझे ज्ञान चाहिए। हम उसे डांट रहे हैं कि 70 आए, फर्स्ट के 90 आए हैं, आप पीछे रह रहे हैं। ऐसे में बच्चा भी डिप्रेस होता है और हम उसे डांट रहे हैं किस वजह से, हमें यह भी नहीं पता होता है। पूरे इंडिया लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारी किताबें पढ़ते हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन जैसे आप आज बैठे हैं हमसे रूबरू होते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फिलहाल हमारे 3 रूम्स में ये ओरिएंटेशन चल रहा है। ओरिएंटेशन इस रूम से चल रहा है, जबकि बाकी 2 रूम्स में ये लाइव इस समय प्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें। फर्स्ट ये कि आज जो आप लोग आए हैं 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स जो 8th से 9th में मूव हुए हैं, 9th से 10th में मूव हुए हैं और जो 10th से 11th में मूव हो रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आज हमारे साथ अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। दूसरी चीज, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि ये 3 रूम्स में हम करें? अदरवाइज अगर हम आज कोटा होते, अगर आज हम सीकर होते, तो शायद ये एक रूम में पूरा ओरिएंटेशन हो जाता। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को लग रहा हो कि हाँ वो ज्यादा अच्छा होता, हमें दूसरे रूम्स में नहीं बैठना होता। लेकिन आप ये सोचिए कि इन्हीं रूम्स में ये बच्चे पढ़ेंगे। वो रूम्स जिसमें 300-400 बच्चे बैठते हैं, वहां सामने खड़े टीचर को एक स्टूडेंट का नाम भी नहीं पता होता है। तो उन पे गौर करना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना तो बहुत दूर की बात है। ये रूम्स जितना आपको नजर आ रहे हैं उतने ही छोटे रूम्स हैं और उतनी ही स्ट्रेंथ यहां पर बैठेगी। दूसरी बात स्टूडेंट्स के लिए ये कि स्टूडेंट्स फिलहाल जैसे 9th, 10th, 11th में मूव हुए हैं। कोविड बीच में आया था 2 साल, बहुत सारे बच्चे, आप में से लगभग सभी ने ये देखा होगा, स्कूल नहीं गए। एक आराम मिला था, मस्ती करने को मिली थी, खेलने को मिला था और कहीं ना कहीं हमारा वो माइंड सेटअप हो गया था कि यार ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है, पढ़ना नहीं पड़ता है, पास भी हो जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में हम चीटिंग भी कर पाते हैं। हालांकि पेरेंट्स की डांट भी पड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा था कि ठीक है, वो लाइफ हमें अच्छी लगने लगी थी। बच्चे सोचते हैं इस एज में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है पढ़ने का। हमारे पास में एक भैया दीदी रहते हैं, वो तो कॉलेज जाते हैं, उनको तो आराम से उठना होता है सुबह, वो कभी भी किसी भी टाइम जाते हैं, किसी भी टाइम आते हैं। कुछ बच्चे आसपास खेलते मिलते हैं। हमारी लाइफ वैसी क्यों नहीं है? हमें स्कूल भी जाना है, सुबह शाम को कोचिंग भी जाना है। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो। क्यों पढ़ना? तो इसके पीछे एक छोटी सी अच्छी कहानी आपको सुनाता हूं, जिससे थोड़ा मोटिवेट हो आप लोग और आपको पता चले कि पढ़ाई का, क्योंकि 9th बच्चे भी हैं, 10th भी है, सभी है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टडीज की। तो एक समय एक राजा थे। राजा शिकार को निकले और शिकार को निकले तो सुबह के समय उन्होंने सोचा मैं शिकार करने निकलूंगा, और मन में सोच के गए कि मैं इस तरह के हिरण को मारूंगा। जब वो निकले बहुत उत्साह के साथ, उन्हें लगा वो वापस आ जाएंगे दिन तक लौट करके। घोड़े पर सवार होकर निकलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन उन्हें उस तरह का हिरण नहीं मिला। दोपहर हो गई, वो हिरण नहीं मिला। अब उन्हें भूख सताने लगी। राजा थे, तपस्वी तो नहीं थे कि 2-2, 3-3 दिन तक बिना खाए रह सकते थे। उन्हें बहुत तेज से भूख लगी, प्यास लगी। वो एक जगह बैठ गए और उन्होंने देखा पास में 3 बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा बच्चों मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने और पानी का प्रबंध कर सकते हो?
बच्चों ने कहा हाँ। वो तीनों बच्चे दौड़ते हुए गए और पास में अपने गांव से कुछ खाना और पानी लेकर के आए। राजा को लाकर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने खाया और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मैं राजा हूं और तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। पहले बच्चे ने कहा कि मेरे पास, मेरे परिवार के पास 2 समय का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो मैं चाहता हूं आप मुझे बहुत सारा धन दें जिससे मैं बहुत आराम से रह पाऊं, कभी मुझे 2 समय की रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं आपको खूब सारा धन दे दूंगा। उन्होंने बहुत सारा धन दे दिया उसे। दूसरा बच्चा, उससे पूछा आप क्या करोगे, आप क्या लेना चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि देखिए मुझे एक बहुत बड़ा घर और घोड़ा गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक महल सा दे दिया, घोड़ा गाड़ी भी दे दी। और तीसरे बच्चे से जब पूछा तो उसने कहा राजा मुझे बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, मुझे ज्ञान चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए उसकी बात सुन के और उन्होंने उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, जैसे गुरुकुल होते थे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की। उन्होंने कहा यहीं आपको पढ़ना है, पूरी देखरेख हम करेंगे। कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा होकर बहुत विद्वान पंडित बना। पंडित का मतलब यहां पे किसी वर्ग से नहीं है, मतलब है कि वो बहुत विद्वान बना, उसे सभी वेदों का ज्ञान हुआ, उसने चिकित्सा आयुर्वेद की ज्ञान ली और वो राजा के ही पास मंत्री पद पर पहुंच गया। उन्हें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो गया था। और मंत्री पद आजकल भी आप जानते हैं एक मिनिस्टर को कितना जाना जाता है, तो उस समय तो मंत्री की बहुत बड़ी पहुंच होती थी, सब जानने लगे उन्हें। एक दिन राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि याद है आपके साथ 2 बच्चे, आपके दोस्त उस समय मुझे मिले थे, मैं चाहता हूं आपसे फिर से तीनों से एक साथ मिलूं, तो आप कल अपने उन मित्रों को फिर से बुलाएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तीनों फिर से एक जगह इकट्ठा हुए। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा दूसरे दोनों बच्चों से कि आप मुझे अपना परिचय दें कि आज आप क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं। तो पहला बच्चा जिसने धन मांगा था वो रोने लगा। उसने कहा राजा मैंने आपसे उस दिन धन तो मांग लिया, लेकिन इतने सारे धन को रखने की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। मेरा बहुत सारा धन तो चोरी हो गया, बहुत सारा धन मेरे आलस की वजह से, क्योंकि मैं आलसी हो गया था, पैसा खूब सारा था, आलस की वजह से मैंने कहीं खर्च कर दिया, कहीं खर्च कर गया, और उसी आलस की वजह से मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई। मेरे पास आज कोई धन नहीं है, मैं फिर से उसी स्थिति में आ गया हूं जहां पे मैं पहले था। दूसरे बच्चे ने कहा आपने मुझे घर दिया था, लेकिन मेरा खेत सूखा पड़ गया, मेरे फसल खराब हो गई, देखते देखते मुझे वो घर बेचना पड़ा और मैं भी आज उसी स्थिति में हूं जहां मैं पहले था। तो राजा ने उसे कहा देखिए, ना घर ना दौलत कुछ काम नहीं आती है, काम आती है तो शिक्षा, काम आता है तो ज्ञान। इस ज्ञान से आप कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जो आप सोचते हैं कि हम जल्दी बड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, स्कूल ना जाएं, पढ़ाई ना करें, हमें डायरेक्टली ये मिल जाए, यूट्यूबर तो बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, हमसे छोटा है, वो इंस्टाग्राम पे, वो टिकटॉक पे हमसे छोटा है, वो गेमर हमसे छोटा है, बहुत पैसे कमा रहा है। तो टिकटॉक भी बैन हुआ था, आगे कुछ भी बैन हो सकता है, लेकिन जो बैन नहीं होगा वो है आपका दिमाग, आपका प्राप्त ज्ञान। तो इसलिए आप पढ़ने आते हैं और इसलिए आपको पढ़ना है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं सेल्सियस इंस्टीट्यूट के सिस्टम से, क्योंकि ये सिस्टम का आप पार्ट बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां किस तरह से क्लासेस लेते हैं, क्या होता है। सबसे पहले ये स्लाइड्स की हेल्प से हम समझेंगे यहां आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर एजुकेशनल जर्नी। सबसे पहले मैंने आते ही आपको बताया कि हम 2014 में अजमेर में एक छोटे से कमरे से 2 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुए थे, और आज लगभग 9 साल बाद हम कहां हैं, हम आज अलग अलग स्टेट से बच्चों को अजमेर में लिए बैठे हैं।
और ये पॉसिबल हो पाया था, यहां के डायरेक्टर आपके सामने बैठे हैं, डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। ही इज एमबीबीएस फ्रॉम जीएलएन मेडिकल कॉलेज, जिस समय सेकेंड ईयर में थे। लोग सोचते हैं एमबीबीएस करके कमाएंगे, मोटी मोटी फीस लेंगे। इन्होंने सोचा जो हमें शायद तकलीफ हुई, जिस जगह तक पहुंचने में हमें थोड़ी कठिनाइयां हुई, मुझे बच्चों का वो चीज को सॉल्व करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनाने हैं। और हमारे अजमेर, जिसको पहले हम शिक्षा नगरी कहते थे, एजुकेशनल सिटी कहलाती थी, वो तमगा अभी कुछ सालों से इस सिटी से छिन गया है, वो वापस लेके आना है। तो ये जो मोटो है, टू रिटेन द टैग ऑफ एजुकेशन सिटी ऑफ अजमेर, ये उस समय 2014 में दिया गया और आज तक हम उसी बात पे, उसी मोटो के साथ, उस विजन के साथ चल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि यहां इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स की लिखी हुई 18 किताबें आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक जिला इस देश का। और ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से पहुंचती है, तो जो भी जिस एड्रेस पे पहुंच रही है वो एड्रेस हमारे पास आता है। तो वो भारत का कोई भी जिला नहीं है जहां इस जगह से पब्लिश हुई किताबें नहीं पहुंची। दूसरा, हमने कहा 14 स्टेट्स, और अब फिलहाल एक और जुड़ गया है, 15 स्टेट से बच्चे यहां पर पढ़ने आए हैं। यह चीज सिद्ध कर रही है कि कुछ ही समय की बात है अब कि वापस अजमेर केवल 2 चीजों की वजह से नहीं जाना जाएगा। आज तक अजमेर का नाम लिया जाता है धार्मिक नगरी, पुष्कर और ख्वाजा जी के नाम से। तो अब दरगाह और पुष्कर के अलावा हम ये मानते हैं कि शिक्षा के लिए फिर से यहां कदम पड़ने लगेंगे, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सिस्टम की बात करें तो देखिए यहां पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिनकी अगर हम डिग्री की बात करें तो डॉक्टर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं। वो सब जिन्होंने खुद ने इस एग्जाम को या तो क्रैक किया है या उस पर बहुत डीपली काम किया है। समझना ऐसे होगा कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको किसी से आप कह दें कि मुझे उस जगह जाना है, आजकल तो गूगल मैप ये काम करता है, लेकिन आप अगर किसी को पूछ लेते हैं कि हमको वहां जाना है और वो खुद इंसान उस रास्ते पे नहीं चला है, तो क्या वो आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगा? यस और नो? नो। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम कोटा सीकर दूसरी सिटीज में बच्चे मूव कर जाते हैं बिना ये सोचे कि वहां जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या उन्होंने खुद ने इस एग्जाम की तैयारी की है? हम ऐसा कभी नहीं पूछते हैं वहां जाकर के। हम हो सकता है छोटी सिटीज में, छोटे इंस्टीट्यूट्स में, लोकल इंस्टीट्यूट्स में ऐसे प्रश्न करते हैं कि कौन टीचर है, उसकी डिग्री क्या है। लेकिन जब हम बड़े बड़े जहां पर पहले से हब है एजुकेशन का, वहां पहुंचते हैं ना, तो हम कभी टीचर का नाम भी नहीं पूछते। हम अंधविश्वास करके जाते हैं कि यहां से तो बच्चा निकलेगा सिलेक्ट होके, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पर एक एक कोचिंग में भी लाख बच्चे हैं। एक सिंगल इंस्टीट्यूट में 1 लाख बच्चों से ज्यादा एनरोल है, और एडमिशन यानी कि एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में होता है केवल 1000 बच्चों का। और अगर आप परसेंटेज निकालें तो ये केवल 1%, 1 लाख में से 1000 का सिलेक्शन, 1% की सिलेक्शन रेशो। जबकि हम पहले साल से आज तक 20 से 25% की सिलेक्शन रेशो लेकर के बैठे हैं। तो ये वो टीचर्स जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। सेकंड है यहां की टेस्टिंग सिस्टम। टेस्टिंग सिस्टम बहुत मजबूत होना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर आपका हर एक टेस्ट के लिए क्या पैरामीटर है, अगर मैं 9-10 की बात करूं तो जूनियर सेगमेंट में 9-10 में हर सैटरडे को उस वीक मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट सब्जेक्टिव भी होगा और एक वीक ऑब्जेक्टिव भी होगा। दोनों ही टाइप से आपको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप कई सारे ओलंपियाड्स, कई नेशनल इंपॉर्टेंस के एग्जाम्स देने जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी आपको टेस्ट मिलेंगे। ये हर सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा। सिमिलरली 2 वीक में एक बार आपका माइनर टेस्ट होगा, जिसमें 2 वीक में जो भी पढ़ाया गया है वो आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह होंगे सीसीटी
यानी चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट, और जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने होगा एक यूनिट टेस्ट, दैट इज यूटी। बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास में सीसीटी चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट, यूटी यूनिट टेस्ट, और हर 2 वीक में यानी एक ऑल्टरनेटिव संडे, एक संडे छोड़कर दूसरा संडे एक माइनर टेस्ट होगा, जिसमें इन 14 दिन में जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको टेस्ट में दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उस 14 दिन का आपको रिवाइज हो जाएगा, जबकि डेली बेसिस पे टीचर्स आपको होमवर्क देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, एक डायरी मिलेगी। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सही आपने नहीं सुना होगा कि डायरी जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, यहां डायरी भी मिलेगी, और उस डायरी में आपको होमवर्क अपना लिखना होगा, जैसा स्कूल में होता था। क्योंकि हम कई बार स्कूल की अच्छी आदतों को अपनाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं पढ़ के आएंगे, तो जैसे नोट डलता था, पेरेंट्स से साइन करवाने के लिए कहा जाता था, वो फिर से होगा। तो उस सिस्टम को, अच्छे सिस्टम को हमने अपनाया है। इसके अलावा मेजर टेस्ट होंगे 3 माइनर होने के बाद, एक होगा मेजर, जिससे आप अब तक पढ़ा हुआ ना भूल जाएं। अगर आप माइनर टेस्ट देते जाते हैं, स्कूल में ऐसा होता है, लास्ट में फाइनल एग्जाम की जब बारी आती है तो फर्स्ट टेस्ट हमको वापस रिवाइज करना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन मेजर टेस्ट से क्या होगा, अब तक पढ़ा हुआ माइनर जितना भी आए थे, 3 माइनर, उनका वापस सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। इस बीच टीचर्स डेली बेसिस पे आपको डीपीपीज भी सॉल्व करवाते हैं, जो कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आपको सॉल्व करवाई जाती हैं। उसके भी होमवर्क दिए जाते हैं, डेली चेक भी होता है, और आपसे क्लास में डिस्कशन भी करवाया जाता है। तो ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। एक हाफ ईयरली की तरह से होता है, जिसको हम महा मेजर भी बोलते हैं, और एक फाइनल लास्ट में सीरीज चलती है 11th वालों के लिए भी, 9 10th के लिए भी। 10th क्योंकि बोर्ड होता है, फिलहाल जब तक नई एजुकेशनल पॉलिसी आ जाती है, लागू पूरी तरह से हो जाती है, आपके बोर्ड हट जाते हैं, एक अलग बात है, तब तक आपके लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 9 10th का सिलेबस नवंबर लास्ट तक हम कंप्लीट करवा देते हैं, और रिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं नवंबर में। दिसंबर में एक रिवीजन हो जाता है 11th क्लास वालों के लिए, मैं बताऊंगा, उससे पहले 9 10th की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो नवंबर में एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, फिर से रिवीजन, 10th में रिवीजन, यानी दिसंबर में रिवीजन, देन जनवरी में आपका एक फाइनल रिवीजन, और इस बीच में टेस्ट लगातार चलते रहते हैं। 11th क्लास का क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, स्टार्ट होगा अभी से, और आप लोगों का जैन फैब जाएगा नेक्स्ट ईयर का। लेकिन आपका जो 12th स्टार्ट होगा अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट ईयर जो 11th वाले बच्चे हैं उनका 12th स्टार्ट होगा, और वो खत्म हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर तक खत्म होने का मेन रीजन है क्योंकि 12th का सिलेबस छोटा होता है, और उसके बाद आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगातार बीच में भी और उसके बाद भी चलते रहते हैं, जिससे बोर्ड की भी पूरी प्रिपरेशन हो आपकी, और आपके नीट में भी, क्योंकि 11th में 12th में आप नीट और जेई की तैयारी भी कर रहे हैं, तो 11th वाले बच्चे जो नीट और जेई के लिए आए उसकी भी प्रिपरेशन, और 12th बोर्ड की भी आपकी प्रिपरेशन होगी। हमारे जितने भी बच्चे आज तक नीट और जेई में सिलेक्ट हुए हैं, उन सब बच्चों के 12th बोर्ड में भी 90% प्लस मार्क्स रहे हैं। तो ये हम आपको बता दें, आप इस तरह से सोचना बंद करें कि नीट जेई की तैयारी करेंगे 12th के परसेंटेज गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब नीट और जेई एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहां जब क्लियर हो जाती है तो बोर्ड तो बहुत ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये हमारा टेस्टिंग सिस्टम रहेगा। इस टेस्टिंग सिस्टम के बाद हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको हमारा जो ऐप है सेल्सियस का, और इस तरह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए ऐप प्रोवाइड करवाया जाएगा। पेरेंट्स घर बैठे ये एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि बच्चा कहां वीक है। अब एक तो होता है, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, बच्चे ने टेस्ट दिया, टेस्ट सपोज 100 नंबर का है, बच्चे के नंबर आए 70, हम उसे डांट रहे हैं कि 70 आए, फर्स्ट के 90 आए हैं, आप पीछे रह रहे हैं। ऐसे में बच्चा भी डिप्रेस होता है, और हम उसे डांट रहे हैं किस वजह से, हमें यह भी नहीं पता होता है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सपोज करिए उस टेस्ट के अंदर 3 चैप्टर थे, और 3 चैप्टर में टोटल 12 टॉपिक्स थे। हर टॉपिक से हमने कितने क्वेश्चन दिए, कितने सही हुए बच्चों के, वो सब आपके सामने होगा। तो अब आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि बच्चे के पास 12 टॉपिक थे, वो केवल 2 में वीक है, 10 में वो स्ट्रांग है, उसके 70 मार्क्स आए 10 टॉपिक की वजह से। तो हमें उसे केवल इतना कहना है कि ये 2 टॉपिक जो आपके वीक हैं, आपको बस उस पर काम करना है, बजाय कि हम उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस ही जज करने लग जाए, उसे कहें कि आपको और पढ़ना है, आप पढ़ नहीं रहे हैं।
तो हमें एनालाइज करना होगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कोटा सीकर में बच्चों से डिस्कस नहीं किया जाता है। वहां पर बच्चे जो स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेस होते हैं, उसके दो बहुत बड़े कारण। एक, वो पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं। आप बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको समझिएगा। हो सकता है आपके क्लासमेट्स, दोस्त कहते हो कि हम वहां जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, लेकिन वो वहां जाकर अपने आप को बहुत वीक मानने लग जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है। दूसरा होता है इस तरह का सिस्टम, जब पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, टीचर भी समझ रहे हैं, और आपको उस पर फोकस करवाया जाता है रादर देन कंप्लीट कह दिया जाए कि आपको सारा का सारा पूरा वीक है, ऐसा नहीं। तो ये आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। टॉपर के साथ फर्स्ट रैंकर कौन है, उसके साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कितना क्या वीक रहा, किस जगह उनको काम करना है। लेकिन ये मेरी गुजारिश है कि पेरेंट्स बच्चों को किसी भी तौर पे इस तरह से प्रेशराइज ना करें कि देखिए फर्स्ट है उसके इतने नंबर है, क्योंकि हम यहां पे आईक्यू लेवल की बात करते हैं। हर बच्चे का एक आईक्यू लेवल होता है और उसे अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने का क्या तरीका है, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सब हम यहां सिखाते हैं। ना कि हम उसको बर्डन दें, जोर दें और अननेसेसरी उसको स्ट्रेस्ड करें कि तुमको तो करना है करना है करना है। कैसे करना है उस पर बात करनी है, केवल प्रेशराइज नहीं करना है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लिया जाए, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया है, जो पढ़ाते हैं वो डॉक्टर्स हैं। और आपको पता होगा जो हॉस्पिटल में अगर आपके मोबाइल की रिंगटोन भी बढ़ जाए तो आपको कोई ना कोई आके टोक देता है। यहां पर डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है सेल्सियस में। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहें तो हर साल 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर भेज देते हैं, उनकी फीस लौटा करके, पेरेंट्स को बुला करके, चाहे सेशन मिड निकल जाए, चाहे 1 महीना निकला हो, चाहे 10 महीने निकले हो। रीजन, अननेसेसरीली अगर वो अनडिसिप्लिन्ड है तो। क्योंकि जब आप अनडिसिप्लिन्ड है तो आप अपना ही नहीं, आपके साथ वालों का, दोस्तों का, सभी का नुकसान कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, यहां पर डिसिप्लिन मस्ट है और डिसिप्लिन से ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आजकल हर जगह ये सिस्टम है, बनाया इसलिए गया है कि पेरेंट्स को पता चले। आपके पास मैसेज आता है, आप चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पे, स्टूडेंट ने कितनी बजे एंट्री ली, कितनी बजे यहां से एग्जिट हुए। तो ये आपका सिस्टम रहता है, बच्चों के लिए भी है और आप आराम से चेक कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। टाइम टू टाइम हम बच्चों को एनकरेज करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने वालों का एनकरेजमेंट होता है। और जो बच्चे उन्हें देख रहे हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ अब हम भी ऐसी तैयारी करेंगे। तो टाइम टू टाइम यहां पर मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम करते हैं आफ्टर मेजर टेस्ट, कि अब तक क्या क्या परफॉर्मेंस है उस बेस पे। और यहां पर पढ़ाई ही एक परफॉर्मेंस नहीं है, यहां पर पढ़ाई के साथ साथ आप कितना इंटरैक्ट करते हो, आप कितने डाउट्स पूछते हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, इनका भी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ मैं बता दूं, सेल्सियस अपना साल में एक एनुअल स्पोर्ट्स भी कराता है। रीजन इन सबके पीछे एक ही है, बच्चों को टोटली हर एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट से जुड़ने दें, उन्हें बेस्ट करने के लिए प्रेरित करें और स्ट्रेस ना करें। पढ़ना के साथ साथ थोड़ा बहुत खेल भी जरूरी है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी जरूरी है, तब आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल करके ला पाएंगे। देन मोटिवेशनल सेशंस सबसे इंपॉर्टेंट। अगेन, बच्चे के स्ट्रेस होने का रीजन, डिप्रेस होने का रीजन, वो पढ़ रहा है, वो डेली पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अगर उस तरह का मोटिवेशन नहीं है जिससे कि वो ये समझ सके कि मैं कर रहा हूं वो सही है, केवल उसको एक प्यार से पुचकारने की जरूरत होती है कि बेटा आप सही कर रहे हो, आप बस इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करो, ना कि हम उसको डांट के वो काम करवा सकते हैं। तो हमारे टीचर्स, अभिमन्यु सर की यहां पे फोटो नजर आ रही है, और अगर आज आप गूगल पे केवल ABHIM तक भी लिखते हैं ना तो पूरा लिखा हुआ आ जाता है अभिमन्यु कुमावत। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्हें आज इंडिया में इस सेक्टर के, खासकर चाहे वो फिर IAS RAS की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि सर ने एक बुक लिखी है अफसर, जो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही नीट JEE के बच्चे, बोर्ड्स के बच्चे, उनके मोटिवेशनल सेशंस को सुनते हैं। आज स्कूल्स जो होती हैं हमारे अजमेर की या दूसरे सिटीज की, वो सर को बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं कि वो एक मोटिवेशनल लेक्चर वहां पे दें,
गाइडेंस दे बच्चों को। तो मोटिवेशनल सेशन क्लास में चलते रहते हैं जिससे बच्चे अपने आप को हमेशा ये पाएं कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके अंदर वो एंथुजियाज्म बना रहे जो कि पहले दिन आपका होता है लास्ट डे तक बना रहे। डाउट क्लियरेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मैं फिर से कहूंगा 9th-10th वाले बच्चे तो फिर भी क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, मैं खास करके ये 11th वाले बच्चों से बात कहूंगा कि आपको जब बाहर आप निकलें इस प्रेमाइस के, हर क्लासरूम के बाहर आपको डाउट काउंटर्स दिखेंगे। इनको बनाने का रीजन है, बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें शाय नेचर आता रहता है, जबकि नीट जेई जिस पैरामीटर पे आप जा रहे हैं, जिस तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां शर्माना आपको हरा देगा। आपको यहां पर सेल्फिश होना पड़ेगा। सेल्फिश इन द सेंस यहां आपको अपने से मतलब होना चाहिए, पास वाला दोस्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। डाउट के लिए हम घबराते रहें कि सर से पूछे नहीं पूछे, यह आपका नुकसान है। हर क्लास के बाद 15 मिनट का डाउट सेशन होता है, टीचर बाहर आते हैं, क्लास में तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं एंड में, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे बच्चे जो क्लास में पूछने से घबराते हैं वो बाहर आएं, डाउट पूछें। और ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हर बच्चा डाउट पूछे ही पूछे, बिना डाउट क्लियर करे आपको घर जाना ही नहीं है। इस पे आपको काम करना है, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लियर होने। एक और अच्छी बात यह है कि हमारे जो टीचर्स हैं सुबह से रात तक यहां पर, यानी जब तक आप रहेंगे 8-9 बजे से सुबह से रात के 8 बजे तक टीचर यहां अवेलेबल रहते हैं। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहां ऐसा होता है। बाकी जगह टीचर अपनी क्लास लेते हैं, घर चले जाते हैं, 1 घंटे रुकते हैं, 2 घंटे रुकते हैं, घर चले जाते हैं। यहां पे टीचर्स पूरा दिन है, इसीलिए है कि आपके डाउट सॉल्व होते रहें टाइम टू टाइम। देन पीटीएम कंडक्ट बीच बीच में जब भी होंगी आपको बुलाया जाएगा पेरेंट्स को, और यहां पर यह डिस्कस नहीं किया जाएगा जो कि स्कूल में होता है कि ये बच्चा या तो बोलते हैं बहुत अच्छा है या बोलते हैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। 2 ही बात में आपको चीजों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि बच्चा कहां वीक है, कैसे स्ट्रांग हो सकता है, क्या काम उस पर करना है। हम फ्यूचर की बात करेंगे, पास्ट की नहीं। स्कूल्स में होती है पास्ट की बात, बच्चा ये करता है, ये करता है, ये करता है, ऐसा हुआ, ये हुआ। अब क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे और आपको अच्छा फ्यूचर बने उस पर काम करेंगे। एटीट्यूड बिल्डिंग मेंटरशिप। अब यहां पर मेंटरशिप के लिए पर्सनल मेंटरशिप की बात होती है। हमने ये वर्ड यूज किया था एड्स में, जब भी जहां पर भी मेंटरशिप वर्ड यूज होने लगा, धीरे धीरे दूसरे कोचिंग्स भी, खासकर अजमेर के भी, मेंटरशिप वर्ड लिखने लगे। हमें अच्छा लगा, ठीक है कुछ लोग हमारे जैसा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मेंटरशिप का क्या मतलब है उन्हें भी नहीं पता। यहां पर मेंटरशिप का एक प्रॉपर मतलब है, और मतलब क्या है कि आपको मेंटरशिप कार्ड देकर 1-on-1 हम मेंटरशिप देते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए आप थोड़ा सा, ये कैसे किया जाएगा। तो देखिए, एक मेंटरशिप कार्ड हर बच्चे को दिया जाएगा। उस कार्ड को देने का तरीका क्या होता है, एक साथ सारे कार्ड्स रख दिए जाएंगे, बच्चों को रैंडमली आकर के कोई भी कार्ड लेना है, उसको पीछे देखेंगे तब लिखा मिलेगा एक मेंटर का नाम। और वो मेंटर कौन होंगे, यहीं के डायरेक्टर्स, यहीं के एचओडीज, यहीं के सीनियर लेक्चरर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो होंगे आपके मेंटर्स। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर मिलेगा, वो अपने मेंटर से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। उसी कार्ड में पीछे 5 मीटिंग्स लिखी हुई हैं, उन मीटिंग्स के साथ में लिखी है डेट, किस दिन आपने वो मीटिंग की, मीटिंग का पर्पस क्या है, और लास्ट में आपको लिखा मिलेगा जो आपको उस मीटिंग के बाद 1-2 दिन बाद में लिखना है कि क्या जो सजेशन आपके मेंटर ने दिया वो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। तो ऐसी 5 मीटिंग हर स्टूडेंट को अपने मेंटर से करना कंपलसरी है। इससे क्या होता है, आप अपनी सारी चीजें, चाहे फिर वो घर पे कुछ हो रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम है, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से, और उससे आप फ्री फील करते हैं कि हमारे साथ कोई है जो हमारी सारी चीजों को सुनता है, जिससे हम शेयर कर सकते हैं और जिसके साथ हम वो सब डिस्कस कर सकते हैं जो जनरली हम पेरेंट्स से भी बात करने में झिझकते हैं। तो ये मेंटरशिप आपको यहां पे मिलेगी थ्रू मेंटरशिप कार्ड। देन हमने कहा कि कोविड आया था। अब कोविड का लोगों ने अलग अलग तरह से यूज किया। कई लोग बिस्तर पे लेटे लेटे अपने अंगूठे की एक्सरसाइज कर रहे थे, यू वेल नो कैसे स्क्रॉल किया जाता है, और वीडियोस देख रहे थे। कुछ लोग जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस थे वो घर पे एक्सरसाइज भी कर रहे थे, योगा भी कर रहे थे। कुछ लोग नई नई डिशेस बनाना सीख रहे थे।
कुछ लोग उन्हें अपडेट करते रहते थे कि हमने आज ये सीखा, आज ये सीखा। और हमने इस बीच क्या किया, हमने उन 1.5-2 साल में किताबें लिखी। इसका पर्पस ये था कि हम देश के हर बच्चे तक कैसे पहुंच सकते हैं उस पर काम करें। ये जो आपको सिस्टम नजर आ रहा है जिसमें ये डिजिटल बोर्ड है, सामने कैमरा है, ये लोगों के यहां पर शायद कोविड के बाद आया है। हमारे यहां पर ये इंस्टॉल हुआ था नवंबर 2019 में, और उसी समय हमारा ऐप आया था जिसका नाम है नीट काका जेईई। सेल्सियस इंस्टीट्यूट ये ऑफलाइन वेंचर है जहां आप बैठे हैं, जबकि हमारी दूसरी कंपनी का नाम है नीट काका जेई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ऑनलाइन वेंचर है जिसका ऐप 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आज तक डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर पे प्रेजेंट है। और वहां से सब बच्चे, जो ये 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, या किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल है, या हमारी मेंटरशिप में एनरोल हैं। हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं जिनमें जीएसबी गारंटेड सिलेक्शन बैच, एमएसपी मेरा सिलेक्शन पक्का बैच, इस तरह की टेस्ट सीरीज लाइक एनएनटीएस, एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज, ये सब वहां पर अवेलेबल होती हैं और ऑल ओवर इंडिया बच्चे उससे पढ़ते हैं। तो ये सिस्टम हमने जनरेट किया और हमने किताबें लिखना स्टार्ट की। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी निचोड़, ये किताब 2020 जनवरी में आई थी, अगेन कोविड से जस्ट पहले, जो कि हमने 17 से लिखना स्टार्ट किया था, ये आई थी। ये 2.0 लिखा हुआ आपको मिल रहा है। अब 2.0 वर्जन इसका चल रहा है और बहुत जल्दी 3.0 भी आने वाला है। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री की किताब आई, फिजिक्स की, मैथ्स की, और ये जो नाम है एनसीईआरटी निचोड़, ये आज भारत में हर वो बच्चा जानता है जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है। कारण है इस किताब में वो सारी चीजें जो आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन 168 पेज में, 190 पेज में, 200 पेज में, इतने कम पेजेस में 700, 800, 1000 पेज को कन्वर्ट कर दिया गया है बिना कोई लाइन खाए। तो बच्चों के लिए इतनी अच्छा टूल बन गया है जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है ट्रिक्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। इसलिए आज ये किताबें भारत में बच्चों की पहली पसंद है और तरीका है आपको खुद को। अच्छी बात यह है कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब ऑनलाइन प्रेजेंट है और आप घर जाकर देख सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सर्च करना है इन किताबों का नाम। रिव्यूज आपके सामने होंगे और वो रिव्यूज पूरे भारत से होंगे, एक्चुअल होंगे, जेन्युइन होंगे, जिसे कोई अपनी तरफ से हम चाहें भी तो 10, 20, 30 से ज्यादा रिव्यू नहीं लिख सकते। ये जेन्युइन पूरे इंडिया से आए हुए रिव्यूज होते हैं। ये किताबें आई, इनके बाद हमारी ये किताबें, जब जरूरत पड़ी कोविड में बच्चों के मोटिवेशन को बढ़ाने की, तो एबी के सर ने लिखी सबसे पहले जीत की रणनीति। और अगर आप इसके नाम को देखेंगे तो यहां जेई भी आता है और नीट भी आता है। इस नाम के बाद आज हम तकरीबन 15 से 16 ऐसी जगह पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे ऑफलाइन मेड़ता हम गए, वहां पर यह लिखा हुआ हमने पाया। यानी लोगों ने इस नाम तक को अडेप्ट किया है, इतना इसमें क्रिएटिविटी थी। लेकिन क्रिएटिविटी असल में इसके अंदर है, इस पतली सी किताब में वो चीजें लिखी गई है जो जनरली क्लास में डिस्कस ही नहीं होती है। हम जनरली ये बोलते हैं कि बेटा ये रूल ऐसा होता है, ये लॉ ये है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों को ये कभी कोई नहीं बताता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, और कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज जो आप कभी भी ऐसा महसूस करें कि मैं हार रहा हूं तो फिर से आपको जीतने के लिए खड़ा कर दे, वो सब है इस किताब में। नीड हुई बच्चों की, बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हुए कि सर हम तो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, हम तो 10-12 के बच्चे हैं, हम अभी जीत की रणनीति नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ना तो हम जेई से हैं ना हम नीट से हैं। सर ने उनकी भी सुनी और किताब लॉन्च की, आई हेट 90%। नाम में कुछ ऐसा है कि मुझे 90% नहीं पसंद, मैं 60% से खुश हूं। यह इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि 90% पे मैं रुकने वाला नहीं हूं। और इसके अंदर भी इसी तरह से बोर्ड के बच्चों को इंस्पायर किया गया है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये किताबें पढ़ी हो, और अगर पढ़ी होंगी तो इसमें वो चीजें मिली होंगी जो एक्चुअली आपको नीडेड होती हैं। फिर अगेन बच्चों के पास, अब बच्चे नहीं अब थोड़े बड़े, उनकी डिमांड आनी शुरू हुई जो कि बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की। उन बच्चों ने डिमांड की कि सर हमारे लिए भी कुछ लेके आए। तब सर ने लॉन्च की, इसी साल आई है अफसर।
और ये भी ट्रेंडिंग बुक बनी है। यानी ये किताबों की बात करें तो आज 25,000 से ज्यादा बुक्स इस जीत की रणनीति की भारत में पहुंच चुकी है। टॉप सेलर बुक में से एक बन चुकी है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने इन किताबों को, इनमें से जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, निचोड़ और ये कई किताबों को ट्रेंडिंग दिया है, रैंक नंबर 1, और ये टैग अमेजॉन खुद देता है, हम नहीं। देन बात आती है हमारे बाकी किताबों की। तो जब निचोड़ किताब आई तो बच्चों की डिमांड आई कि किताब थियोरेटिकल है, अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बुक्स बहुत कम है। तो हमने बनाई ये किताबें, जैसे बायो में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये पहले क्यू बैंक के नाम से आती थी, फिर वर्ड टू वर्ड बैंक नाम से आने लगी है। 6,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। फिर बात करें इसी तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्यू बैंक है, इसी तरह इनऑर्गेनिक, नाम है वर्ड टू वर्ड, और ये भी बेस्ट सेलर किताबें रही हैं और लगातार बनती रहती हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर मंथ में इनका सबसे ज्यादा सेल होता है अमेजन या फ्लिपकार्ट से। फिर बात आई चार्ट्स की, तो इस तरह के चार्ट्स भी हमने लॉन्च किए। आज बहुत सारी जगह, इवन कोटा सीकर से बच्चे हमको इन चार्ट्स को अपने रूम में लगाए हुए वीडियो, फोटो बनाकर, खींचकर हमें भेजते हैं कि सर देखिए हमने अपने कमरे में ये चार्ट लगाया है, हम इसे पढ़ते हैं और ये बहुत ईजी हमारे प्रिपरेशन को कर देता है। नीट का टाइम आने वाला है, अगर मैं आज की बात करूं तो 7 मई को नीट है, बच्चों के पास कुछ 1 महीना बचा है। तो बच्चे इस समय में इसको बहुत यूजफुल पा रहे हैं कि इसमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, सारे फॉर्मूले, सब कुछ। यहां पर पूरी बायोलॉजी के सारे जितने एग्जांपल्स हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे एक चार्ट में बच्चे अपनी दीवार पे रखते हैं, रोज रीड करते हैं, एंड दे फील कि कुछ अच्छा काम हुआ है। तो आज हमारी टीम को अच्छे वर्क की वजह से इंडिया के बच्चे जानते हैं, मैसेजेस करते हैं, वीडियो भेजते हैं, कमेंट करते हैं। तो आप खुद उन कमेंट्स को पढ़िए, नीट काका जेई के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। देन ये हमारी अब तक के सारे प्रोडक्ट्स, जो अभी हमने कहा कि लगभग 18 हमारे प्रोडक्ट्स अब तक लॉन्च हो चुके हैं, जो ऑल ओवर इंडिया इस समय अमेजन और फ्लिपकार्ट से जाते हैं। अदर देन दैट कुछ मेजर सिटीज में ऑफलाइन में भी हमारी किताबें जाती है, जिनमें कोटा, सीकर, लातूर, नागपुर, कानपुर, पटना, इस तरह की सिटीज हैं। बहुत से बच्चे वहां से परचेज करते हैं इन किताबों को। ये हमारे कुछ कमेंट्स जो कि आपको भी दिख जाएंगे अगर आप YouTube पे जाएंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो ये सब खुद बच्चों के लिखे हुए रिव्यूज हैं हमारी किताबों के लिए। जीत की रणनीति, जिसको बच्चे अपने प्रिपरेशन के लिए एक गीता का नाम भी देते हैं, तो उस किताब, इतनी वैल्यूएबल किताब के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हमारे YouTube चैनल की बात करें तो हमारे YouTube चैनल आज ये सारे हैं। अगर मैं बात करूं YouTube चैनल्स की, तो ये सारे YouTube चैनल्स हमारे अवेलेबल हैं, देख लीजिए। मेजर हमारा चैनल है नीट काका जेई, जिसपे अभी 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सिमिलरली हमारे अदर YouTube चैनल्स हैं, जैसे सेल्सियस जूनियर, देन नीट काका जेई हिंदी मीडियम, बोर्ड काका, 11th रैंकर, कॉलेज काका, जेई काका, इन सब, क्योंकि काका हमारा एक ब्रांड बन चुका है और ये नाम आज भारत के बच्चे जानते हैं अच्छे से। तो इन पे हमारे अलग अलग, अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और डेली इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। बात करें हमारे ऐप की, जिसको मैंने कहा है 70,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और अभी यहाँ पे 75 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलता है, आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूजफुल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और यहां पर रिव्यूज भी आपको नजर आ जाएंगे इसके। अगर आप देख पा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा था ट्रेंडिंग, तो अगर आप ट्रेंडिंग की बात करें, रैंक 1 बेस्ट सेलर इन केमिस्ट्री बुक्स, ये हमने, ऐसा नहीं है कि ऐसा बनाया हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने और ये लिख दिया। ये टैग आपको शायद पता है, अगर आप अमेजॉन चलाते हैं तो ये अमेजन वाले खुद देते हैं और टाइम टू टाइम हमें बहुत बार ये फर्स्ट नंबर के बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है। जैसे एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री जब आई थी, नंबर 1 सेलर बनी थी जितने भी टाइम के लिए पर्टिकुलरली, और ऊपर लिखा है ऑन द जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग डे। देन क्यू बैंक को भी इसी तरह का अवार्ड मिल चुका है नंबर 1 सेलर का। इसी तरह से जब आपकी बहुत ज्यादा सेलिंग होती है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं कि आपने हमारे बुक वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल किया है। उसमें अगर हम देखें तो ये अचीवमेंट अवार्ड्स फ्लिपकार्ट की तरफ से रहे हैं मार्च 22
से मई 22 के बीच में, देन जून टू अगस्त 22 के बीच में हम बेस्ट सेलर रहे हैं, और ये लगातार आते रहते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट्स। बात करें मीडिया की, तो मीडिया ने भी जब बच्चे बाहर से आने लगे, उन्होंने हमारे रोल को समझा, यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मीडिया ने इस बात को उन बच्चों से पूछा जो यहां पे बैठे थे उस दिन, जो हमने कहा उस समय 14 स्टेट के थे, आज 15 स्टेट अब मैं कह सकता हूं, उस समय 14 स्टेट के बच्चे यहां बैठे थे, उन्होंने बात की और उनके रिव्यूज यहां पर लिखे, क्या होता है, कैसे बच्चे हैं, क्या चाहते हैं, कितना सिलेक्शन रेशियो है। तो इस तरह से मीडिया ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। बात करें केवल इसी साल की यानी 22 के रिजल्ट की, खास करके नीट और जेई में, तो नीट में अगर आप देखें 4 स्टूडेंट एम्स में पहुंचे हैं पिछले साल, जो कि हर साल पहुंचते हैं। 62 जो है ये ऑफलाइन से हमारे 62 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो लगभग हमारे पास 12th प्लस ड्रॉपर मिलाकर 250 बच्चे थे। 62 का अगर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन रेशियो आपको निकालना आता है, जो कि मैं कंपेयर कर चुका हूं कोटा सीकर से, जहां 1% की सिलेक्शन रेशियो है। तो बहुत अच्छी सिलेक्शन रेशियो हमने मेंटेन की है। बात करें ऑनलाइन सेगमेंट की, 149 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे ऑनलाइन से, लेकिन ये डायरेक्ट हैं, ये बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़े हैं पूरे साल। अगर हम आज ये कहें कि कितने हमसे अटैच थे किसी भी वे में, चाहे हमारे प्रोडक्ट ले रखे थे, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, हमारी किताबें ली थी, तो तकरीबन अगर हम सिलेक्शंस की बात करें तो ये सिलेक्शन 2000 के आसपास होगा कि ये बच्चे कहीं ना कहीं जुड़े। लेकिन उन पे हम हक नहीं जमा सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे ने हमसे ही पूरा पढ़ा है, उसने हमारा कोई एक पार्ट लिया है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो पूरे साल हमसे पढ़े हैं, ये वो बच्चे हैं जो पूरे साल हमसे पढ़े हैं। फिर 21 में 45 सिलेक्शन ऑफलाइन थे, 126 सिलेक्शन ऑनलाइन थे। ये वो बच्चे हैं जो 600 प्लस जिन्होंने स्कोर किया था इसी साल 22 में। देन जूनियर सेगमेंट की बात करें तो जूनियर डिवीजन में लगातार बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला है हमारे ओलंपियाड्स में। जिस तरह से अगर आपको नजर आ रहा है, आदित्य ने बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स निकाले हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के अंदर। ये क्योंकि आपको पता है सिल्वर बटन मिलता है, बच्चे जानते हैं, तो ये उनका ही दिया हुआ, और आगे हम सोचते हैं कि बच्चों का बस प्यार मिलता रहे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप देखें तो यहां से 40-45 घंटों के वीडियोस, लेक्चर्स ये भी निकले। बहुत बड़ी बात होती है कि 40 घंटे 45 घंटे का आपने वीडियो बनाया है। ऐसे टीचर्स आपके सामने ही हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाए, जिन्होंने पूरी रात पढ़ाया है, पूरी रात 8 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ है, सुबह 6-7 बजे तक पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई बार हुआ है और भारत के बच्चों ने उसे अप्रिशिएट किया है। 1 मिलियन व्यूज एक सिंगल वीडियो पे, और ऐसे कई वीडियोस पे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख व्यूज ये रहे हैं। ये बताते हैं कि यहां के टीचर्स कितने ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ये डिफरेंट वीडियोस जिसमें आपको जूनियर डिवीजन 10th क्लास के लिए कंप्लीट बायोलॉजी का वीडियो भी हमने पब्लिश किया, केमिस्ट्री का भी वीडियो हमने पब्लिश किया, फिजिक्स, सोशल साइंस, मैथ्स सभी के कंप्लीट, यानी जिसको हम कहते हैं, लोगों ने कहा वन शॉट, हमने कहा गन शॉट। और ये नाम इतना पॉपुलर हो गया कि आज गन शॉट लिखते ही नीट काका जेई का नाम आता है। बच्चों ने कोविड में देखनी स्टार्ट की वेब सीरीज, हमने वेब सीरीज लॉन्च की, ऑर्गेनिक वेब सीरीज, और वो आज फेमस है इंडिया में। तो हमने काम बच्चों की तरह ही किया, जो वो चाहते हैं, जो वर्ड्स वो सुनते हैं, लेकिन उनमें उस तरह की चीजें डाली, उस तरह के आइडियाज डाले जो बच्चों के काम आने वाले थे। तो ये सब जूनियर डिवीजन के लिए किया हुआ काम है। ये कुछ ऐसी चीजें कि जब बच्चों का प्यार आपको मिलता है तो बच्चे आपसे धीरे धीरे कुछ उम्मीद करते हैं, और उम्मीद क्या होती है, सर आपसे एक बार मिलना है। ऐसे कई बार ओकेशंस आए हैं कि बिहार से, लखनऊ से बच्चे यहां आए। अभी रिसेंट बात करता हूं, कुछ 15 दिन पहले एक बच्चा पटना से यहां पर आया एबी के सर से मिलने के लिए। उसकी ख्वाहिश थी मुझे अभिमन्यु सर से मिलना है केवल। उसको जब सर मिले, सर ने उसको समझाया, बेटा आप इतनी दूर से कैसे आए हो, आपका रिजर्वेशन था? बोलता है नहीं, रिजर्वेशन नहीं था, मैं तो बस टिकट लिया आ गया। तो उन्होंने कहा सीट मिली? बोले नहीं सर, कभी मुझे बाथरूम के पास बैठना पड़ा, कभी गेट के पास, लेकिन बस आपसे मिलना था। सर वॉज इमोशनल एट दैट टाइम, और होना भी था। बच्चों का इतना प्यार कि इतनी दूर दूर से बच्चे चल के आ जाते हैं। केवल बच्चों ने
इतना प्यार दिया सर ने, अलग से वीडियो बनाया, बच्चों से गुजारिश की कि बेटा इस तरह कम से कम ना करें, आप हमसे बात कर सकते हैं फोन पे, मैसेज में, आप इतनी दूर से चल के आते हैं, आपको तकलीफ होती है, हमें बुरा लगता है। तो इस तरह से सर ने उनकी भी चीज़ों को मानने के लिए, जो उनकी एक हम कह सकते हैं ख्वाहिश थी कि सर आपसे मिलना है, सर ने इस तरह की मीटअप की, जैसे कोटा मीटअप की। तो सर ने केवल हमारे जैसा यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी पोस्ट पे लिख दिया कि हम आ रहे हैं कोटा में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने लिख दिया कि हम जो हैं कोटा आ रहे हैं इस तारीख को इतनी बजे। और रेस्पॉन्स ये था कि वहां लगभग 1200 बच्चे प्रेजेंट थे उस जगह पे जहां हमने बुलाया था, 1200 बच्चे। और ये बताता है बच्चों का प्यार कितना रहा होगा हमारे लिए। ये कोटा मीटअप की कुछ फोटोज आपके सामने हैं, इसका वीडियो भी हमने बनाया और यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी तरह से पटना से बच्चों को, हम लोगों को बहुत प्यार मिलता है, बिहार से, यूपी से बहुत बच्चे हमको बात करते हैं, मिलने आते हैं। तो पटना सर गए और वहां पर इवन दो इतनी रश हो गया था, इतनी भीड़ हो गई थी कि उस समय वहां पर सिक्योरिटी वालों को भी हमें बुलाना पड़ा अपने साथ में। तो देख लीजिए किस तरह की मीटअप रही होगी। और ये प्यार तब होता है जब आप डेडिकेटेडली, शिद्दत के साथ बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। ये कुछ उन्हीं के लिए। देन जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको अलग अलग लोग अप्रोच करते हैं। शायद आपको एक छोटी सी चीज वैसे नहीं बोलनी चाहिए मुझे, और क्योंकि अब देखिए कुछ चीज ट्रेंडिंग में होती है, जब ट्रेंडिंग में होती है ना तो वो चीज आप लोगों को जल्दी समझ में आती है। आप सबने शायद, क्योंकि ट्रेंडिंग है, नाम आपने सुना होगा फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू। हालांकि आजकल कंट्रोवर्सी में भी है, टीचर्स छोड़ गए, बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें, हम उस पर नहीं जा रहे। ये नाम आपने सुना है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री मैं आपको बताऊं कि जब ये शुरू हुआ था, यानी एक तो 16 से ही जो अलग सर थे उनके हेड, वो यूट्यूब पे पढ़ाया करते थे। लेकिन 2019 में जब कोविड आया और उन्होंने इसको एज अ कंपनी बनाया, तो शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन उन्हें उस समय जरूरत थी केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स की। वो फिजिक्स में थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री बायो की टीचर्स की उन्हें जरूरत थी। और उन्होंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया कौन कौन लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री और बायो के लिए हमें अप्रोच किया। और आप लोगों को मैं ये फिर बता दूं, आप जाके सर्च भी कर लीजिएगा, फिजिक्स वाला का पहला बैच केमिस्ट्री पढ़ाई थी अभिमन्यु सर ने। लेकिन इस शर्त के साथ कि ठीक है आप ग्रोइंग फेज में, मैं केवल आपका इस साल साथ दूंगा, आपको फिर कई टीचर्स और मिल जाएंगे अच्छे अच्छे अलग अलग जगह से, उसके बाद मैं अपनी वापस कंपनी को टाइम दूंगा, अभी फिलहाल आपके लिए केवल 1 घंटा मैं रोज का निकालूंगा। ये कहकर के सर ने 1 घंटा यहीं से ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड की और उनका पहला बैच में केमिस्ट्री सर ने पढ़ाई थी। बायो के लिए भी उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन हमारे टीचर्स क्योंकि ऑलरेडी हमारे बच्चों में इतना एंगेज थे और एक टीचर ऑलरेडी जब 1 घंटा 2 घंटा उन्हें दे रहे थे तो हमारा सिस्टम ना बिगड़ जाए, इसलिए हमने डिनाई कर दिया। तो ये बात मैंने केवल इसलिए बताई है आपको कि जो नाम आप सुन रहे हैं बाहर से, उन्हें भी सपोर्ट स्टार्टिंग में हमने ही किया था। वहां जो बच्चे आज आपको दिखते हैं इतने लाखों हैं, वो केमिस्ट्री का प्यार उन्हें एबी के सर से मिला था तब पहुंचे थे, और बाद में उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ भी दिया था उनसे पढ़ना, ये कहकर के कि अब तो एबी के सर नहीं है, वहां पे पढ़ा नहीं रहे। तो ये एक्चुअली जो आपको नजर आ रहा है ये टेडेक्स है, और बहुत सारे लोग शायद जानते हो ये एक टॉक है। और इस टॉक के लिए इनवाइट किया जाता है उन लोगों को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो फिलहाल पिछले कुछ ही समय में 2 टेडेक्स अलग अलग जगह पे हुई, एक कोटा में हुई थी आरटीयू में, और एक हुई गुड़गांव के अंदर, और दोनों जगह पे सर को इनवाइट किया गया। ये कोटा की फोटो है और ये आपका गुड़गांव में। तो सर को इनवाइट किया गया वहां पे टॉक देने के लिए। अपने आप में आप समझ सकते हैं टॉक देने कब बुलाया जाता है, वो भी टेडेक्स जैसी कंपनी। आप देखेंगे तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। इनके टॉक्स को आप देखिएगा, वहां सर की ये टॉक हुई है और कुछ ही समय में उनके यूट्यूब पे भी ये टॉक दिखाई जाएगी। तो ये सब हमारा सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, मैंने उससे आपको इंट्रोड्यूस किया। एबी के सर आपको गाइड करने कुछ देर में यहां पर सामने होंगे। उससे पहले मैं जो बेसिक बात बता रहा हूं आप सब सुने, आपके आगे कैसे क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड है। पहले मैं बता देता हूं 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए।
9th और 10th के जो बच्चे हैं, जो 9th और 10th में आए हैं, 5 अप्रैल 5th अप्रैल से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। टाइम स्केड्यूल सब आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। 5 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में हम आपको 1 वीक की छुट्टी देंगे। ये मैं आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप लगातार आ रहे हैं और बीच में किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है आपको पता होगा, क्या होता है, कितनी दिक्कतें आती है, कब तक वो बैकलॉग चलता रहता है। तो मैं आज ही क्लियर कर देता हूं, 9th और 10th वाले बच्चों की 5 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में उनको हम 1 वीक की छुट्टी देंगे। आप पहले से हम बता देंगे, डोंट वरी, हम अप्रैल में ही आपको बता देंगे कब छुट्टी देने वाले हैं। और आप उस समय कहीं भी जाना चाहते हैं प्लान कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 9th-10th में, पेरेंट्स भी चाहते हैं उनको कहीं वेकेशंस पे लेके जाना है, जहां भी आप उस समय ही प्लान करिएगा। उसके अलावा आपको यहां पे प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट नहीं होना है, डेली आना है, सिंसियरली पढ़ना है, पंक्चुअल रहना है, टीचर्स की बात माननी है, डाउट्स पूछने हैं, अपने आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मार्क्स सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं इसके। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, उसकी मत टेंशन लो। तो ये थी 9th-10th की बात। 11th के लिए हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको समझना है आप सब लोगों को। 11th में बच्चा आता है इस पर्पस के साथ कि उसे आगे नीट और जेई की तैयारी करनी है। 11th-12th पढ़ने के बाद बोर्ड की भी तैयारी करते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद है नीट और जेई की तैयारी, जो भी यहां पे अभी जुड़े हैं हमसे। अब वहां पर हमने जो नोट किया है और हमारे सालों की एक्सपीरियंस ने बोला है, और पिछले फिर 2 साल से जब हमने इसको अपनाया, इस तरह को, इस मेथड को, तो हमें बहुत फायदा मिला, बच्चों को बहुत फायदा मिला। वो क्या था कि बच्चे वीक होते हैं फिजिक्स में। आपने सबने सुना होगा, पता भी किया होगा, आपके एल्डर्स ने, आपके नोन्स जो भी रहे हैं, उन्होंने बताया होगा कि फिजिक्स में आप वीक रह जाते हैं। तो हमने क्या किया है उसके लिए कि आपकी फिजिक्स वीक ना रह जाए। फिजिक्स वीक रहने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स, न्यूमेरिकल सेम। हम क्या करते हैं, अब पिछले 2-3 साल से जो हमने अपनाया भी है, अब हम स्टार्टिंग कुछ टाइम केवल और केवल बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको वो समझ में आ गया तो आगे फिजिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इसको समझिए, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पहले दिन से पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो बच्चों का क्योंकि झुकाव, अट्रैक्शन बायो के साथ है, बच्चा घर जाता है बायो पढ़ने लग जाता है और वो फिजिक्स से कटने लग जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो कहता है कि मुझे नंबर नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में, और 3 महीने बाद कहता है मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही है। उसके रीजन को समझना है और हम क्या करने वाले हैं आप समझिए। 11th वाले बच्चे 5 तारीख से उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 अप्रैल से, और 14 अप्रैल तक चलेगी, 14th अप्रैल जो कि सैटरडे रहेगा। इस बीच तक एक संडे बीच में आएगा, उसकी छुट्टी होगी आपकी। 5 से 14 अप्रैल तक, 14th अप्रैल तक आपकी क्लासेस चलेंगी और ये क्लास होगी बेसिक मैथ्स की। केवल बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे हम आपको, कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बायो नहीं, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल बेसिक्स मैथ्स पढ़ाएंगे। क्यों? आपका फिजिक्स, आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना है आगे के लिए। तो आपके बेस को, आपकी नींव को मजबूत करना है और 14th अप्रैल तक ये होने वाला है। इसके बाद हम 15 से 22 अप्रैल आपको छुट्टी देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई वेकेशन नहीं मिलेगा। तो आप मेंटली भी इस चीज को ध्यान रख लें, और इसलिए इतने बाद का टाइम दिया कि आज 2 तारीख है। इनकेस आप 15 से 22 कहीं प्लान करना चाहें कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद 23 अप्रैल से फुल फ्लैश फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के साथ आप स्टार्ट हो जाएंगे। जो जेई के बच्चे हैं मैथ्स, नीट के बच्चे हैं बायो, उससे स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इस तरह की छुट्टी के लिए आप तरसेंगे, ये मैं आपको आज ही बोल देता हूं, क्योंकि यहां पर डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सिलेबस टाइम पे खत्म होना, अननेसेसरीली छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ये आपको हम अभी ही बता देते हैं कि आपकी इसके बीच में वेकेशन रहने वाली है। आप आराम से टाइम उस अकॉर्डिंग निकालें, और क्योंकि आप बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे उसके बीच, तो उस समय आप घर पे सॉल्व भी करें जो भी आपने पढ़ा है, फिर वापस आए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को फुल फ्लैश आप पढ़ें अच्छे से। तो सबको क्लियर है आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है? यस और नो? थैंक यू फ्रॉम माय साइड।